हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते क्रम में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट नोट्स की क्लास दोस्तों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कुछ ना कुछ कंटेंट आपको यहाँ से मिले। तो इसके साथ में आपको कॉपी और पेन दोनों साथ में लेके बैठना है और जो जो चीज़ मैं आपको बताते चल रहा हूँ उन्हें आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है और उसको रिवीजन करना है और उससे संबंधित हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आपका यहाँ से जो आप आउटपुट दे रहे हैं तो उसी के अनुसार ही इनपुट निकल के आएगा। चलिए दोस्तों, तो एक काम जो आपको करना है इस प्लेटफॉर्म पर, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में आपके दोस्तों को इसे शेयर करना है। जो भी नर्सिंग के विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड्स के हैं, उनके लिए एक नॉलेजफुल लेक्चर जो उन्हें शेयर करना है, वो आपका काम प्रायोरिटी पर है। चलिए दोस्तों, एक शानदार क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। ढाकल नर्सिंग एकेडमी के शानदार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे 46 लेक्चर, जो कि डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, बच्चे में किस प्रकार से ये हिप डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। एक शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट जो कि आपके माइंड में हमें यहाँ पर रखना है। द बेस्ट व्यू कम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लिप्स। एक पहाड़ की बात चल रही है दोस्तों। ये इमेज किसको इंडिकेट कर रही है? जब आपको ये बेस्ट व्यू देखना है, इस पहाड़ को आपको चढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार एक सपने हमारे जो हमने देखे हैं उनको पूरा करना है, तो एक कठिन परिस्थिति, कठिन मेहनत, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ गुजरना होगा। ये अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप आपके लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आप आपके लक्ष्य से कोसों दूर है दोस्तों। तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको चीजें मिल रही हैं उन्हें आपकी नोटबुक में नोट करनी है, बार बार रिवीजन करना है। जो भी डाउट आ रहे हैं उन्हें सर्च करना है। कमेंट सेक्शन में आपके डाउट को कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं उसको पढ़ सकूं और आपको उन चीज़ों को क्लियर करा सकूं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, देखिए इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। तो बैठ जाइए आप पेन कॉपी लेके और शानदार क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप्स। हिप्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और वो डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस कैसे बच्चे में होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की इसकी बात करें तो बच्चे में एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट का प्रॉपरली डेवलप नहीं होना बच्चे में, इस कंडीशन को बोलते हैं हम डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट या डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप्स, DDH शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है। तो एक कंडीशन होती है हिप जॉइंट। ये होता क्या है दोस्तों, एक आपका होता है एसिटाबुलम बोन, जो कि आपकी पेल्विक बोन का एक पार्ट है, जो कि एक सी शेप का, जिसे हम बात करते हैं एक कैप नुमा संरचना होती है। एक कैप नुमा संरचना होती है। कैप नुमा मीन्स टोपी के जैसे, जिसमें कोई दूसरी चीज फिट हो जाए। यहाँ पर हम बात करें, एक बोन होती है आपकी फीमर बोन, जो कि फीमर हेड इस शेप की होती है। एक यहाँ पर इस कैप में इस बोन को फिट होना रहता है। इन दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं हिप जॉइंट। दोस्तों, बच्चों में ये प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से हिप में एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है। तो आपकी जो एसिटाबुलम बोन है और जो आपकी फीमर बोन है, दोनों एक दूसरे से फिक्स नहीं होंगी। देखिए दोस्तों, इस जॉइंट को हम एक नाम से जानते हैं जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिप जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसे बोलते हैं? सी शेप का, इसमें फीमर कैप आपकी एसिटाबुलम में फिट होती है बाय हिप जॉइंट। अगर ये बच्चों में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो एक कंडीशन देखने को मिलेगी, उसे बोलेंगे हम DDH। ये एक बॉल नुमा संरचना होती है, कैप में बॉल का फिक्स होना, इसलिए हम इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल का सॉकेट में फिक्स होना। ठीक है दोस्तों, अब एबनॉर्मल कंडीशन किस प्रकार से बनेगी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी पैथोलॉजी की हम बात करें तो एक बेबी में बोन आर नॉट ओसिफाइड एट, बच्चे में जो आपकी बोन है वो ओसिफाइड नहीं होती है जब तक, सो दे हैव द एबिलिटी टू डिसलोकेट एंड रिलोकेट। जब तक प्रॉपर ओसिफाइड नहीं होती है, बोन का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होता है, तब तक डिसलोकेट और रिलोकेट होने के खतरे बच्चे में वहां पर रहते हैं। तो उनके साथ में यहाँ पर जो टर्म है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। परीक्षा में 100% एग्जामिनर यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, जो टर्म बेस्ड यहाँ पर बनेंगे। डिसलोकेशन,
ये होता क्या है बच्चों, नो कॉन्टेक्ट बिटवीन फीमोरल हेड एंड एसिटाबुलम। यहां पर हम बात करें फीमर बोन है आपकी, साथ में एसिटाबुलम जो कैप है, फीमर का हेड और एसिटाबुलम दोनों आपस में कंप्लीटली डिसलोकेट रहती हैं, कोई कांटेक्ट इन दोनों का नहीं रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम डिसलोकेशन। सेकंड टर्म जो आपकी बनती है सबलक्शन, पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ एसिटाबुलम इज नॉट कंप्लीटली इन कांटेक्ट विद द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट की हम बात करें तो ये आपकी फीमर बोन है, उसके ऊपर यहाँ पर हिप जॉइंट आपका रहता है। एसिटाबुलम इस हिप जॉइंट के कांटेक्ट में बिल्कुल यहाँ पर नहीं आता है, ये यहाँ पर पार्शियली कांटेक्ट में रहता है, थोड़ा कांटेक्ट में रहता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल डिसलोकेशन। कुछ भाग आपका उससे अटैच रहता है और कुछ भाग आपका उससे डिसलोकेट हो जाता है, इसलिए हम इसे पार्शियल बोलते हैं। और नो कांटेक्ट बिटवीन फीमोरल एंड एसिटाबुलम, इसे हम बोलते हैं डिसलोकेशन। दोनों टर्म परीक्षा में एग्जामिनर के द्वारा पूछी जाती है, वेरी इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। डिस्प्लेसिया क्या होता है, मेन इंपोर्टेंट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप्स। अब देखिए दोस्तों, हिप जॉइंट डज नॉट हैव द प्रॉपर शेप टू फिट टुगेदर करेक्टली। जो आपका यहाँ पर सी शेप एसिटाबुलम है, जो आपका फीमर का हेड है, वो प्रॉपर्ली इस जॉइंट में फिक्स नहीं होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसिया। तो देखिए दोस्तों, एक शानदार फिजियोलॉजी, एग्जामिनर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द हिप जॉइंट, इसकी वजह से आपको डीडीएच बच्चे में देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अनुसार एक प्रश्न बनता है। चलिए दोस्तों, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया जो आपका प्रॉपर, यहाँ पर आपका जो प्रॉपर जो आपका फीमर हेड है वो एसिटाबुलम कैप में फिक्स नहीं हुआ है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होने की वजह से हिप जॉइंट है वो एबनॉर्मली डेवलप्ड हुआ है। अब बच्चे में हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो दोस्तों एक कंडीशन होती है अल्ट्रासाउंड फॉर इन यूट्रो, यूट्रस का हम अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे, साथ में एक्सरे फॉर द दोज अंडर देन 6 मंथ से बड़े बच्चे में हम एक्सरे करा के देखेंगे और चेक करेंगे कि डीडीएच की कंडीशन है कि नहीं है, आपका जो हिप जॉइंट है वो प्रॉपर डेवलप्ड हुआ है या नहीं हुआ है। सेकंड डायग्नोसिस, थर्ड इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है, तो वो है बार्लो टेस्ट एंड ओटोलोनी टेस्ट। इन दोनों का यूज किसमें किया जाता है दोस्तों, डीडीएच के डायग्नोसिस करने के लिए, डेवलपमेंट डिस्प्लेस या ऑफ द हिप्स जॉइंट के डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट इंपोर्टेंट है और इसको एग्जामिनर किया करता है या किया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बन गया, बार्लो टेस्ट एंड ओटोलोनी टेस्ट का उपयोग हम किस चीज में करते हैं। चलिए, तो डीडीएच के लिए हम ये दोनों टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक आपने लाइन सुनी होगी, लिसन फॉर एनी नॉइज ड्यूरिंग द एग्जाम देयर शुड नो क्लंक यट और फेड। जब हम एक परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं तो हमें क्लंक की साउंड भी सुनाई नहीं देती है, लेकिन अगर उसी की जैसी एक क्लंक की साउंड सुनाई देती है, अगर कोई बच्चा पेन गिरा दे या बेंच को मटका दे तो एक साउंड सुनाई देता है क्लंक, आर नॉट फेल्ड और हियर्ड अ पॉजिटिव साइन फॉर डीडीएच। अगर यहाँ पर नोट की बात करें तो क्लंक साउंड यहाँ पर सुनाई नहीं देगा और सुनाई दे रहा है तो ये इंडिकेट करेगा पॉजिटिव साइन फॉर डीडीएच। किस प्रकार से इंडिकेट करेगा, देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इन दोनों को हम करते कैसे हैं, बार्लो टेस्ट और ओटोलोनी टेस्ट को कैसे हम करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम बच्चे के दोनों पैरों को हम पकड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, जिधर हमें डीडीएच आइडेंटिफाइड हुआ है उधर हम क्या करेंगे, वो बार्लो टेस्ट में सबसे पहले अंदर की ओर प्रेस करेंगे और ऊपर की ओर प्रेशर लगाएंगे। अगर हमें क्लंक साउंड यहाँ पर सुनाई देता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव इंडिकेट करेगा डीडीएच को, अगर क्लंक साउंड सुनाई नहीं दे रहा है तो ये इंडिकेट करेगा नेगेटिव को। चलिए, अगर यहाँ पर हम बात करें ओटोलोनी टेस्ट को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे के पैर को पकड़ेंगे, एक पैर को साइड में लेंगे, एक पैर को साइड में लेंगे, बाहर की ओर प्रेशर लगाएंगे, साथ में हम नीचे की ओर खींच के देखेंगे। अगर क्लंक का साउंड सुनाई देता है तो पॉजिटिव को इंडिकेट करतेगा और नहीं सुनाई दे रहा है तो नेगेटिव को इंडिकेट करेगा। तो ये तीन प्रकार के डायग्नोसिस से हम डीडीएच को आइडेंटिफाई यहाँ पर हम कर सकते हैं। और ओटोलोनी टेस्ट और बार्लो टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, डीडीएच के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इमेज बेस्ड बता दिया है। अगर इमेज बेस्ड परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो ये बार्लो टेस्ट को इंडिकेट कर रहा है और ये ओटोलोनी टेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षार्थी को याद रखना है और परीक्षा में ये 100% ये पूछा ही पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो देखिए, कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है जो डीडीएच के साथ में बच्चे को देखने को मिलेंगे। बच्चे में हमें
तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड। बच्चों यहाँ पर फीमोरल हेड एसिटाबुलम में फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हिप जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रॉपर डेवलप्ड नहीं हुआ है। इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर फीमोरल हेड में कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने की वजह से वहाँ पर जो इसके आसपास के टिश्यू हैं, बोन टिश्यू, वो क्या हो जाते हैं, नेक्रोस हो जाते हैं। ब्लड सप्लाई वहाँ की रुक जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहती है। तो एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं अवास्कुलर नेक्रोसिस। चलिए हम बात करें और क्या देखने को मिलेगा। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन बच्चे में वहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रॉपरली वहाँ पर हिप जॉइंट डेवलप ना होने की वजह से रेंज ऑफ मोशन वो प्रॉपरली नहीं होगी। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, आपको जो पैरों का एक साइज है, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। अगर हम दोनों पैरों को देखें तो एक बड़ा साइज रहेगा एक छोटा साइज, इस प्रकार का डिफरेंट वहां पर देखने को मिलेगा। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, देखिए बच्चों डीडीएच जब डेवलप्ड होता है बच्चे में तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, वहां पर क्या है, आपका कार्टिलेज क्या होता है, डेस्ट्रॉयड होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से बोन में स्पोर देखने को मिलते हैं। एक कंडीशन बनती है जिसे हम बोलते हैं अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस बच्चे में देखने को मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करें फीमोरल नर्व पाल्सी की। जब यहाँ पर फीमर नर्व कंप्रेस हो गई है, इन दोनों का फिक्स नहीं हुआ है, तो फीमोरल नर्व में स्ट्रेच आएंगे और उसमें कंप्रेशन की वजह से पैर के निचले भाग में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से होगा क्या, वहां पर नम्बनेस वहां पर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, नम्बनेस वहां पर देखने को मिलेगी। साथ में वहां पर पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और मूवमेंट सही तरीके से वहां पर पैर नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फीमोरल नर्व पाल्सी। फीमोरल नर्व के कंप्रेशन की वजह से कुछ इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, इस कंडीशन को बोलेंगे फीमोरल नर्व पाल्सी। ये डीडीएच के साथ में बहुत महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है जो देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट। अब हमने यहाँ पर जान लिया है एक और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे रिस्क फैक्टर से। रिस्क फैक्टर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए माता ही जिम्मेदार है। सबसे पहले तो फीमेल मोर लैक्स लिगामेंट फ्रॉम मैटरनल हार्मोन। मैटरनल हार्मोन एक हार्मोन होता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन आपने जिसका नाम सुना होगा ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों प्रेगनेंसी के दौरान पर हाई रहते हैं, तो ये दोनों अफेक्ट करते हैं। ये मोर लैक्स लिगामेंट को लैक्स करते हैं, इसकी वजह से डीडीएच होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी एक पोजीशन होती है ब्रीच पोजीशन। इसमें बच्चे का सर ऊपर की ओर, पैर नीचे की ओर रहते हैं, तो ये यूट्रस का भाग है। ठीक है, तो बच्चे का सर है वो ऊपर की ओर, पैर नीचे की ओर रहेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे ब्रीच पोजीशनिंग। इसकी वजह से डीडीएच होने का खतरा बढ़ जाता है। एक कंडीशन रहती है आपकी ओलिगोहाइड्रोमिनियाज। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ओलिगोहाइड्रोमिनियाज। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एक कंडीशन आपने जानी होगी, एक होती है टर्म कंडीशन, एक होती है प्री टर्म कंडीशन। तो देखिए दोस्तों एमनियोटिक फ्लूइड गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड टर्म के दौरान कितना होता है, नॉर्मल की हम बात करें तो 1000 से लेके 1200 ml एमनियोटिक फ्लूइड गर्भाशय में भरा हुआ रहता है, जो बच्चे को उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से उसको फ्रिक्शन ना हो, आसानी से उसमें जिंदा रहे। ठीक है दोस्तों। सेकंड हम बात करें प्री टर्म। प्री टर्म होता क्या है, प्री टर्म के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इस दौरान बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम मात्रा में होता है। तो एक कंडीशन हम जैसे बोलते हैं टर्म 37 वीक से ज्यादा अगर बच्चा माता के गर्भ में रह गया है, अभी जिंदा है 37 वीक से ज्यादा, तो इस कंडीशन को बोलेंगे टर्म। अगर टाइम पीरियड कितना है 37 वीक से कम है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम प्री टर्म कंडीशन। 37 वीक से पहले तो हम बोलेंगे 37 वीक के बाद तो इसे बोलेंगे टर्म कंडीशन। तो टर्म के दौरान नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो कितना होता है 1000 से 1200 ml। अब प्रश्न कैसे बनता है, देखिए दोस्तों, देखिए प्रश्न आपका ऐसे बन रहा है यहाँ पर ओलिगोहाइड्रोमिनियाज हम कब बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो टर्म बेबी में कितना रहेगा 500 ml से कम। कितना रहेगा 500 ml से कम अगर टर्म बेबी में एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनियाज। अगर एक कंडीशन होती है पॉलीहाइड्रोमिनियाज, टर्म बेबी में अगर आपका 2000 ml
2000 ml यहाँ पर आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमोनियाज ए टर्म कंडीशन। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। टर्म के दौरान नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, 1000 से 1200 ml। यहाँ पर हम टर्म की बात करें, ओलिगोहाइड्रोमोनियाज में 500 ml से कम होगा, अगर पॉलीहाइड्रोमोनियाज की कंडीशन है तो 2000 ml से ज्यादा होगा। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ये रिस्क फैक्टर ये इंडिकेट करते हैं, ये DDH होने का खतरा बढ़ा देते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर हैं जो वहां पर देखने को मिलेंगे। चलिए और हम शानदार हम बात करें ट्रीटमेंट हम इसका किस प्रकार से करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट हम इसका किस प्रकार से करेंगे, तो अर्ली डिटेक्शन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अर्ली डिटेक्शन हमें DDH को करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रीटमेंट आर क्रूशियल, ये ट्रीटमेंट इसका महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमने ये DDH को ठीक नहीं किया तो उसके लिए लाइफ टाइम ये कॉम्प्लिकेशन दिक्कत हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें 6 मंथ। जब बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो इसका ट्रीटमेंट 6 मंथ से नीचे क्यों बोल रहे हैं हम, 6 मंथ से ज्यादा बच्चे को हम ये जो टेक्निक DDH को ठीक करने की है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पैब्लिक हेयरनेस होता क्या है, जो आपको इमेज यहाँ पर परीक्षा में शो हो रहा है, यहाँ पर इमेज आपको यहाँ पर शो रहा है, जो बच्चे ने पहन रखा है उसे बोलते हैं हम पैब्लिक हेयरनेस। ये देते क्यों, लगाते क्यों हम दोस्तों, स्टेबलाइज द हिप बाय प्रिवेंटिंग हिप एक्सटेंशन। हिप एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम हिप को स्टेबलाइज करने के लिए पैब्लिक हेयरनेस उसको पहनाते हैं, जिससे क्या हो, आपकी जो फीमर बोन है, फीमर का जो टॉप है वो एसिटाबुलम में फिक्स हो जाए, हिप जॉइंट उसका फिक्स हो जाए, जो आपकी DDH की कंडीशन है वो जल्दी ठीक हो जाए। अगर दोस्तों आगे हम बात करें ट्रीटमेंट का, पहले ट्रीटमेंट ये करेंगे, अगर इससे ठीक नहीं होता है तो हम बच्चे में करेंगे 4 मंथ से 2 ईयर के बच्चे में हम क्लोज रिडक्शन। सेकंड टेक्निक ट्रीटमेंट की उसकी क्या है, क्लोज रिडक्शन, जिसमें एग्जामिनर प्रश्न पूछता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड जनरल एनेस्थेसिया। सबसे पहले आपको जनरल एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ेगी। वेयर द हिप विल बी प्लेस्ड, हिप हमको प्लेस करना है इनटू द एसिटाबुलम, एसिटाबुलम में हम फिक्स कर रहे हैं, उसी जगह पे जनरल एनेस्थेसिया लगाएंगे। उसके पश्चात सर्जन उसको फिक्स कर देगा। उसके फिक्स करने के पश्चात सेकंड जो आपको अप्लाई करना है वो है स्पाइका कास्ट। स्पाइका कास्ट हम लगा देंगे। वॉर्न आफ्टर सर्जरी टू मेंटेन रिडक्शन, रिडक्शन से बचने के लिए हम उसके पश्चात स्पाइका कास्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम जनरल एनेस्थेसिया लगाएंगे, फिर हम उसे सर्जनों के द्वारा उसको फिक्स कर दिया जाएगा। फिक्स करने के पश्चात स्पाइका कास्ट लगाएंगे। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात हमें क्या याद रखनी है, आफ्टर स्पाइका कास्ट द चाइल्ड विल बियर ब्रेस अंटिल एसिटाबुलम इज फुली नॉर्मल। ये हमें जब तक हमें इसको पहन रहा है जब तक कि वो एसिटाबुलम में फिक्स ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, तीसरा ट्रीटमेंट। अब देखिए दोस्तों, हमने पैब्लिक हेयरनेस यूज किया, क्लोज रिडक्शन, दोनों कंडीशन से अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पर जरूरत पड़ती है 2 ईयर से बड़ा बच्चा और नो इम्प्रूवमेंट विथ सर्जरी और हेयरनेस। सर्जरी और हेयरनेस लगाने से, सर्जरी करने से और हेयरनेस से उसको कोई ठीक नहीं हुआ है वो, तो अब यहाँ पर जरूरत पड़ती है ओपन सर्जिकल रिडक्शन फॉलोड बाय कास्टिंग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन सर्जिकल करेंगे, उस चीज को फिक्स करेंगे, उसके पश्चात कास्टिंग करेंगे, उसके पश्चात आपकी जो DDH की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। 6 मंथ के बच्चे के लिए पैब्लिक हेयरनेस यूज करेंगे, 4 मंथ से 2 ईयर के लिए क्लोज रिडक्शन, 2 ईयर से बच्चे में अगर ये ठीक नहीं हुआ है तो ओपन सर्जिकल रिडक्शन यहाँ पर करने की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो वेरी महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, इंस्ट्रक्शन फॉर पैब्लिक हेयरनेस। जब हम बच्चे को पैब्लिक हेयरनेस पहना रहे हैं इस कास्ट को, तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें हमारे दिमाग में रखनी है। नर्स को उसको फॉलो करना है, साथ में उसके पेरेंट्स को फॉलो करना है। मस्ट वियर द हार्नेस अंटिल ऑल टाइम, ऑल टाइम हमें इसको पहना के रखना है। डू नॉट एडजस्ट द स्ट्रैप और रिमूव हार्नेस अंटिल स्ट्रिक्टली बाय, जब तक आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर उससे नहीं बोलता है तो छेड़खानी हमें बिल्कुल नहीं करनी है, उसे पहनाए रखना है। चेंज द डाइपर वाइल द बेबी इन द हार्नेस, जब हार्नेस बच्चे को हम पहना रहे हैं तो डाइपर को चेंज कर देना है। बीच में अगर बच्चे ने टॉयलेट पोटी करी तो उसको दिक्कत होने वाली है। चेक फॉर रेडनेस, इरिटेशन और ब्रेकडाउन 2 to 3 टाइम पर डे। जब बच्चे को पैब्लिक हेयरनेस पहना रखा है तो उसे हमें चेक करना है कि बच्चे को रेडनेस तो नहीं, इरिटेशन तो नहीं हुई है, स्किन ब्रेकडाउन तो नहीं हुई है। 2 से 3 बार हम उसे चेक करेंगे और अंडर ऑब्जर्वेशन हमको रखना है। प्लेस बेबी ऑन देयर बैक स्लीप, बच्चे को हम हमेशा उसके बैक साइड पर सुलाएंगे, जैसा कि इस इमेज में देखा रखा है। उल्टा सीधा हमको बिल्कुल नहीं सुलाना है, ये बिल्कुल सीधी बच्चे के बैक पर सुलाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पोजीशन को हमें ध्यान रखना है। एक और वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है,
प्लेस लॉन्ग नी सॉक, सबसे पहले जो सॉक इसको पहना रखे हैं वो बड़े पहनाने हैं, है ना। साथ में और क्या करना है, अंडर सेट टू प्रिवेंट रबिंग द हार्नेस, हार्नेस के अंदर जो सेट है उसको अंदर तक पहनानी है जिससे वो रबिंग से बचा जा सके। तो दो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, एक तो आपको लंबे मोजे पहनाने हैं, साथ में उसको रबिंग से बचने के लिए हम उसे अंडर शर्ट पहनाएंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है पब्लिक हार्नेस को यूज करते समय नर्स को याद रखने हैं, साथ में उसके पेरेंट्स को और उसके साथ में रहने वालों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने एक शानदार क्लास में क्या पढ़ा है, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप्स कैसे होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द हिप जॉइंट, यहाँ पर फिक्स नहीं हुआ है, तीनों टर्म हमने जानी, डायग्नोसिस किस प्रकार से करते हैं, बार्लो टेस्ट और टोलनी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगे, क्या रिस्क फैक्टर हैं, किस प्रकार से हम इसका अर्ली डिटेक्शन करके ट्रीटमेंट करना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस क्लास में जोड़ने की जरूरत थी, तो इनको भी आप पढ़ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हिप जॉइंट, यहाँ पर हम बात करें ये पेल्विस है आपकी, ये एसिटाबुलम पार्ट है, साथ में हम इसकी बात करें फीमोरल हेड, ये है आपकी फीमोरल हेड आपकी एसिटाबुलम में फिक्स होता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है दोस्तों, अब एक टर्म यहाँ पर बन रही है डिसलोकेशन और एक टर्म अभी हमने पढ़ी थी सबलक्शन। दोनों होते क्या हैं, कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट, किसका, कंप्लीटली जो आपका फीमर हेड है और वो और एसिटाबुलम दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है, कंप्लीटली दूर है, इस कंडीशन को बोलेंगे डिसलोकेशन। जो आपकी बोन है वो एसिटाबुलम से बिल्कुल कंप्लीटली दूर चली गई है, डिसलोकेट हो गई है। एक कंडीशन बनती है आपकी सबलक्शन, इसमें पार्शियली कांटेक्ट में रहता है, आपका जो फीमर हेड है वो एसिटाबुलम के पार्शियली कांटेक्ट में रहेगा, इस कंडीशन को बोलते हैं हम सबलक्शन। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले दो महत्वपूर्ण प्रश्न अगर इमेज बेस्ड आए तो ये कंडीशन इंडिकेट कर रही है डिसलोकेशन को और ये कंडीशन इंडिकेट कर रही है सबलक्शन को। इसमें कंप्लीटली आपका जो फीमर हेड है वो एसिटाबुलम के कांटेक्ट में नहीं है और ये एसिटाबुलम के पार्शियली कांटेक्ट में है फीमर हेड, इस कंडीशन को बोलते हैं हम सबलक्शन। तो परीक्षा में ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इमेज बेस आपको याद रखना है। चलिए देखिए दोस्तों, एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, हिप डिस्प्लेसिया कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर प्रॉपर्ली आपका हिप जॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से जो आपका एसिटाबुलम है और आपका जो फीमर हेड है वो बिल्कुल फिक्स नहीं हो पाए हैं अपनी जगह पर, इस कंडीशन को बोलेंगे हम हिप डिस्प्लेसिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक कंडीशन होती है, ये नॉर्मल हेल्थी हिप जॉइंट है जो कि प्रॉपर रूप से इसमें फिक्स हो रहा है, जो इमेज में आपको दिख रहा है ये प्रॉपर रूप से फिक्स हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन बच्चे की है। चलिए यहाँ पर हम जानते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने जाना था हेल्थी हिप जॉइंट। देखिए दोस्तों, ये आपके इमेज में दिख रहा है, इसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, कोई सा भी टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन एक कंडीशन आती है अवास्कुलर नेक्रोसिस। आपका जो फीमर का हेड है उसमें नेक्रोसिस, फीमोरल हेड कोलाप्स हो जाने की वजह से इसमें जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, नेक्रोस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं अवास्कुलर नेक्रोसिस। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है और उसको नोटबुक में नोट कर लेना है। देखिए दोस्तों, एक और इमेज आपकी यहाँ पर शो हो रही है जिसमें हम जानेंगे, ये है आपका हेल्थी कार्टिलेज और ये है आपका अनहेल्थी कार्टिलेज। होता क्या है दोस्तों, जो कार्टिलेज व्हाइट कलर का है ये बोनों को फ्रिक्शन होने से बचाता है, इसका मेन काम क्या है, एक तो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, साथ में मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। किसके लिए, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पर हम बात करें, इसका डिस्ट्रैक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ, कार्टिलेज टू बिगन ब्रेकन डाउन, इसकी वजह से यहाँ पर एरोडिंग मेनिस्कस, जो मेनिस्कस है वो एरोड हो जाएगी, ये जो आपकी नीचे दे रखी है, इसकी वजह से आपकी बोन स्पोर होना शुरू हो जाएगी। ये देखो जो बोन स्पोर हो रही है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसे कंडीशन को बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो देखिए दोस्तों, ये परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्टिलेज बिगन डैमेज टू ब्रेक डाउन, इसकी वजह से बोन स्पोर होना देखने को मिलेंगे, ये DDH में देखने को मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि अभी हमने एक सिम्टम पढ़ा था, इस प्रकार से होता है। ये हेल्थी जॉइंट है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन अभी इंडिकेट कर रही है। ठीक है दोस्तों, एक और आपकी इमेज में शो हो रहा है, आपकी फीमोरल नर्व कंप्रेशन की वजह से या फीमोरल नर्व डैमेज होने की वजह से होता क्या है, आपके जो पैर के निचले भाग में उनमें ऑक्सीजन सप्लाई
और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से आपका जो निचला भाग है उसमें नेक्रोसिस, नंबनेस के साथ में और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैरालाइसिस भी देखने को मिल सकता है। कभी कभी आपका जो पैर है वो काम करना बंद कर देगा फंक्शनली, क्योंकि इसका कारण क्या है, फीमोरल नर्व कंप्रेस हो गई है। इसका एक कारण है पेल्विक फ्रैक्चर अफेक्टिंग द नर्व, दूसरा क्या है DDH, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, वेरी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। चलिए एक और हम बात करें फीटल प्रेजेंटेशन यहाँ पर इस इमेज में दे रखे हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन इमेज में अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आता है तो देखिए दोस्तों, अगर ये पोजीशन यहाँ पर दे रखी है तो एक इसको इंडिकेट कर रही है ब्रीच प्रेजेंटेशन को, जो कि DDH के खतरे को बढ़ाती है। डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप्स, ये नॉर्मल कंडीशन है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, इसमें नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो ये दोनों प्रेजेंटेशन का इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली ओर चलते हैं हम, ओलिगोहाइड्रोमिनियाज, जो कि अभी हमने पढ़ा। अगर ओलिगोहाइड्रोमिनियाज की बात चल रही है तो यहाँ पर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना रहेगा, लेस देन 500 ml। अगर पॉलीहाइड्रोमिनियाज है, हाइड्रोमिनियाज है तो यहाँ पर 2000 ml से ज़्यादा यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड रहने वाला है। नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, 1000 से लेके 1200 ml एमनियोटिक फ्लूइड माता के गर्भाशय में, यूट्रस में भरा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करें ये कंडीशन कब रहेगी, टर्म के लिए अप्लाई होगी। ये टर्म की कंडीशन है, टर्म के दौरान ये वैल्यू काम करती है। ओलिगोहाइड्रोमिनियाज हेल्थी एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि इसमें जो भरा हुआ है इसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये कितनी मात्रा में पाया जा रहा है ये इंडिकेट करेगा। अगर 500 ml से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमिनियाज को इंडिकेट करेगा, और पॉलीहाइड्रोमिनियाज 2000 ml से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमिनियाज को इंडिकेट करेगा। ये लो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसकी वजह से यहाँ पर DDH का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है, DDH का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप्स। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट हम चलते हैं। ये अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, अभी हमने पढ़ा था पेल्विक हार्नेस। अगर पेल्विक हार्नेस तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो बच्चे ने एक कास्ट पहन रखा है इसे हम बोलते हैं स्पाइका कास्ट। क्या बोलते हैं, स्पाइका कास्ट। तो दो इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर यहाँ से बनते हैं, पेल्विक हार्नेस कैसा होता है और स्पाइका कास्ट कैसा होता है, एम्स की दृष्टि के अलावा और भी परीक्षाओं में अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अभी तक पसंद आया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लाइक करना है। ठीक है, लाइक के साथ में इसको शेयर करना है, शेयर के बाद इसको सब्सक्राइब करना है। जब भी आप तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको ये वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। इसमें अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट में पुट कीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन निकालने के प्रयास करूंगा। साथ में बने रहिए इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।